जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग मिसलेशियस क्वेश्चंस का एक सीरीज़ डील करेंगे, जिसमें कि हम विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का डिस्कशन विस्तार पूर्वक करेंगे, जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और कहा गया है कि बताइए कि इनमें से कौन है जो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब को क्या करता है, निर्मित करता है। यहाँ पर सबसे पहले है अवतल दर्पण, उसके बाद है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो अगर हम यहाँ पर अगर आंसर की ओर जाएंगे तो हमसे कहा गया है कि कैसा रहना चाहिए, आभासी। सबसे पहली बात, रहना कैसा चाहिए, आभासी और वस्तु से बड़ा। तो जैसे ही वस्तु से बड़ा की बात आती है तो उत्तल लेंस तो पहले कैंसिल आउट हो जाता है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। और ये समतल लेंस भी वस्तु से बराबर और वस्तु से छोटे आकृति का प्रतिबिंब बना सकता है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से वस्तु से बड़ा जब भी बात आती है तो अवतल दर्पण की बात आएगी। किसकी बात आएगी, अवतल दर्पण की। थोड़ा अगर दर्पण की बात आई है तो थोड़ा हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर बात किया जाए कि अवतल दर्पण, तो हम कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो है ये वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, आभासी। आभासी को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, काल्पनिक। क्या कहते हैं इसे, काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है या बनाता है। आभासी वास्तविक, आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अगर अवतल दर्पण में और बात करें तो अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है और इसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। कहेंगे आभासी और इसके द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब अगर बात हम लोग करेंगे किसकी, वास्तविक प्रतिबिंब की। अगर हम बात करें वास्तविक प्रतिबिंब, की, तो वास्तविक प्रतिबिंब की 2 प्रवृत्ति होती है। पहला, ये उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और अगर ये उल्टा बना तो इसका जो आवर्धन है, यानी आवर्धन इसका क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। आवर्धन क्या हो जाता है, इसका ऋणात्मक हो जाता है। ये बात याद रखेंगे। और अगर हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें, काल्पनिक प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है ये सीधा बनता है। कैसे बनता है, सीधा बनता है। और इसका आवर्धन जो होता है वो धनात्मक होता है। आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक होता है, ये सीधा बनता है। अब और बात किया जाए तो कहेंगे कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ये बात भी आप कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। अगर इसके बाद अगर प्रयोग की बात करें
कि अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर हम लोग अवतल दर्पण के प्रयोग की बात करें अवतल दर्पण का उपयोग तो अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग जो होता है वो सौर भट्ठी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सौर भट्ठी में। सौर भट्ठी में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। कहाँ? सौर भट्ठी में प्रकाश को क्या करने के लिए? केंद्रित करने के लिए। सौर भट्ठी में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। इसका दूसरा उपयोग की बात किया जाए, दूसरा उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। किसके रूप में? हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में। इसके बाद यदि इसके तीसरे प्रयोग की बात की जाए तो जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, कौन? जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो आँख, कान, नाक इत्यादि को जांचने में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण के। तो इसका प्रयोग किसमें क्या आता है? ये कौन करते हैं? तो कहेंगे जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, दंत विशेषज्ञ भी इनका प्रयोग करते हैं। अगर चौथा इनका प्रयोग देखें, अवतल दर्पण का अगर चौथा उपयोग देखें तो इसका जो चौथा उपयोग है वो हो जाता है वाहन में। वाहन का जो हेडलाइट होता है यानी उसका जो अग्रदीप होता है उसमें भी किया जाता है। यानी वाहनों के अग्रदीपों में, वाहनों के अग्रदीपों में। तो इतने स्थान पर हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और याद रखेंगे अवतल दर्पण से वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो ये था हमारे पहले प्रश्न का डिस्कस, जो बहुत लंबा डिस्कस था। और इसी प्रकार से हम जितने भी लगभग 20 से 22 प्रश्न हैं सबका डिस्कशन करेंगे। देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न संख्या 2 है। कहता है कि लंबी दूरियों की मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? समांतर विधि, मूल विधि, संपर्क विधि या व्युत्पन्न विधि? बताइए लंबे दूरी को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो लंबे दूरी को मापने के लिए समांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लंबे दूरी को मापने के लिए समांतर दूरी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब जैसे कि लंबी दूरी, जैसे कि यहाँ से हमको यहाँ से सूर्य की दूरी नापना है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? समांतर विधि का। किसका प्रयोग करेंगे? समांतर विधि का प्रयोग करेंगे। आगे की ओर हम चलते हैं और ये अपना अगला सवाल ये 3 नंबर प्रश्न हो जाता है अपना। और कहता है कि किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाली छद्म बल को कहते हैं धारा बल, अभिकेंद्र बल। देखिए अभिकेंद्र बल जो होता है वो केंद्र की ओर लगता है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल जो होता है वो वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर उसे धक्का देता है या झुकाता है। घर्षण बल जी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपकेंद्र बल। क्या हो जाएगा? अपकेंद्र बल। अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अपकेंद्र बल के बारे में तो जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, जैसे ये वृत्तीय पाथ है, ठीक। इस पाथ पर कोई वस्तु मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है। ये भाई चलो ये कोई वस्तु है
और ये वस्तु अगर इस पाथ पर घूम रही है, इसे ऐसे घूम रही है, समझे? तो देखिए इस वस्तु पर दो बल लगेगा। एक बल वो जो इस वस्तु को आगे की ओर गति कराएगा, यानी एक बल इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे। इस बल को हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल मोशन फोर्स। क्या कहते हैं इसे? डायरेक्शनल मोशन फोर्स। अब ये बल के कारण तो ये आगे की ओर जाएगा, लेकिन अगर केवल यही बल लगे तो ये तो डायरेक्ट सीधे ऐसे चला जाएगा। अगर केवल यही बल लगे, केवल यही बल लगे तब तो ये डायरेक्ट ऐसे जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा ना। ये तब तो ये ऐसे चला जाएगा भाई, ऐसे भागेगा। लेकिन इसके अलावे दो और बल लगता है। ये वृत्तीय पाथ का अगर केंद्र है तो एक बल जो होता है वो इसके केंद्र की ओर लगता है, और इसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। लेकिन अब बात उठती है कि अगर इस पर केवल अभिकेंद्र बल लगे और ये बल लगे तो दोनों का जो ये होता है इसे चला जाएगा ना। लेकिन अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में एक अपकेंद्र बल लगता है, इसे कहते हैं अपकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल हमेशा बराबर होता है। ये क्या करता है? वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर धक्का देता है। तो ये क्या हो गया? अपकेंद्र बल। तो किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर धक्का देने वाले या झुकाने वाले बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा? अपकेंद्र बल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपकेंद्र बल, है ना। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? वायु से, तरल से, ठोस से या निर्वात से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात से। अब देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। ध्वनि को गति करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? माध्यम की ज़रूरत होती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता। अब अगर ध्वनि की चाल की अगर हम लोग बात कर ले, किसकी बात करें? ध्वनि की चाल की अगर हम लोग बात कर ले तो ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है और उससे कम गैस में होता है। लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि किस में गमन नहीं करता है? निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, निर्वात में गमन नहीं करता है। इस बात को याद रखेंगे। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में, उससे कम द्रव्य में और सबसे कम गैस में। लेकिन ध्वनि किस में गमन नहीं करता है? तो निर्वात में गमन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की ज़रूरत होती है। माध्यम की ज़रूरत होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? माध्यम की ज़रूरत होती है। अब अगर बात करेंगे, आपसे पूछ देगा कि ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? तो गैस में। इस बात को भी याद रखेंगे। और ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में हम तो उल्टा लिख दिए। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में। और ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है? तो गैस में। सबसे कम गैस में और सबसे ज़्यादा ठोस में ना। उसके बाद अगर ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है?
डेसिबल में, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। और यदि हम लोग WHO के अनुसार माने तो WHO के अनुसार, किसके अनुसार? WHO के अनुसार मानव जो है वो सिर्फ 85 डेसिबल ध्वनि को सहन कर सकता है, या WHO ने 85 डेसिबल तक मानव के लिए सहज ध्वनि माना है ना। WHO के अनुसार क्या कहेंगे? WHO के अनुसार 85 डेसिबल dB डेसिबल तक की ध्वनि मानव के लिए क्या है? सहज है। यदि ध्वनि की तीव्रता 85 डेसिबल से ज़्यादा हो जाता है तब वो हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इस बात को हमने जाना। आपसे एक बार फिर से कह देते हैं, ध्वनि का चाल सबसे कम किस में होता है? गैस में। और ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं हम लोग और देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। कहता है कार्य, बैटरी, शक्ति, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का काम क्या होता है? माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यानी 3 का हो गया B, तो 3 का B यहाँ है, ये सही है। 3 का C है, यानी ये गलत हो गया। और 3 का A है, ये गलत हो गया। और 3 का C है, ये गलत हो गया। तो यहाँ से तो एक ही सही हो गया A। तब ज़रा मिला लेते हैं कैसे हो गया ये। तो देखिए, सही बात है, कार्य। तो कार्य का D दिया। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 2 का हो जाएगा A। तो 2 का A। उसके बाद हम तो गलती कर दिए ना। एक मिनट फिर से मिलाइए इसको, ज़रा फिर से मिलाइए, गलती कर दिए। चलिए फिर से मिलाइए इसको। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो 1 का D सही है, 1 का D सही है, 1 का D सही है, ये गलत है। चलिए, बैटरी जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये 2 का A यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया। एक मिनट, 2 का ये गलत हो गया। यहाँ 2 का A यहाँ है, ये भी गलत, केवल ये सही। अब मिलाते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट, किलोवाट। तो ये 3 का C, 3 का C बिल्कुल सही। और यहाँ पर 4 का B, ये सही, यानी D इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर यदि चले हम लोग तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। कहता है कि बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होती है। तापमान में कमी की वजह से? जी नहीं, तापमान में कमी की वजह से पानी से बर्फ बनता है। ऊष्मा के अवशोषण की वजह से, तापमान की वृद्धि की वजह से, या ऊष्मा में उत्सर्जन की वजह से? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान में वृद्धि की वजह से। जब तापमान में वृद्धि होगा तब जा कर के क्या होगा? बर्फ़ से पानी में परिवर्तित होने लगेगा। ज़रा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि तापमान में वृद्धि। अब देखिए, बर्फ़ जो होता है वो पानी का क्या है? ठोस अवस्था है। बर्फ़ क्या है? पानी का ठोस अवस्था है। और अगर हम लोग बात करते हैं किसका, तो बर्फ़ के गलन गुप्त ऊष्मा का।
यानी बर्फ में कितना उष्मा, गुप्तनीय उष्मा रहना चाहिए ताकि वो गलने लगे। तो बर्फ के गलन गुप्त उष्मा जो होता है वो 80 कैलोरी प्रति केजी होना चाहिए। 80 कैलोरी प्रति केजी होता है। यानी किसी बर्फ के 1 केजी का उष्मा अगर 80 कैलोरी है तब वो बर्फ क्या हो जाएगा, गलना शुरू कर देगा। और अगर बात करें और जूल में अगर ये तो कैलोरी में हो गया, अगर जूल में इसकी बात करें तो जूल में कह सकते हैं 3.33 × 10⁵ जूल प्रति केजी। अगर जूल में इतना जूल उष्मा है तब वो क्या करेगा, गलना शुरू कर देगा। इसके बाद बर्फ जब गलता है तो पानी बनता है, और पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी वाष्प होता है। तो पानी के वाष्पन के लिए जो गुप्त उष्मा की ज़रूरत होती है वो है, अगर हम लोग पानी के वाष्पन के लिए कहें, पानी के वाष्पन गुप्त उष्मा की बात करें, पानी के वाष्पन गुप्त उष्मा की बात करें तो इसका मान है 540 कैलोरी प्रति केजी। 540 कैलोरी प्रति केजी होता है। पानी के वाष्पन ऊर्जा की बात करें तब कितना हो जाएगा, 540 कैलोरी प्रति केजी होता है। और यदि आप इसे जूल में देखेंगे तो कहेंगे 22.6 × 10⁵ जूल प्रति केजी। यानी इतना उष्मा अगर 1 किलो जल के पास है तब वो वाष्पन होना शुरू कर देगा। और एक बर्फ़ में अगर 80 कैलोरी, 1 किलो बर्फ़ में अगर 80 कैलोरी उष्मा है तो वो मेल्ट करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, मेल्ट करना शुरू कर देगा। अब बात आती है कि उष्मा का एसआई मात्रक। तो याद रखेंगे उष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगर इनके सामान्य मात्रक की बात करें, यहाँ पर उष्मा होगा, ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा का भी होता है। अगर इसके उष्मा का सामान्य मात्रक की बात करें, देखिए यहाँ पर ऊर्जा भी लिख सकते हैं, यानी ऊर्जा और उष्मा का मात्रक जूल सही है। सामान्य मात्रक की बात करें तो इसका सामान्य मात्रक जो होता है ये कैलोरी होता है। सामान्य मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। तो समझ रहे हैं बात को, इसका सामान्य मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। अब क्या होता है कि उष्मा के प्रवाह के कारण ताप में अंतर होता है। उष्मा का प्रवाह क्या होता है, जैसे कि अगर मानकर चलिए 2 बॉडी है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। अगर T1 ज़्यादा है T2 से तो उष्मा क्या होगा, T1 से T2 की ओर प्रवाहित होगा। लेकिन अगर 2 बॉडी है, यहाँ पर अगर T1 है, ये T2 है, अगर T2 ज़्यादा है T1 से तो क्या होगा, उष्मा जो है वो T2 से T1 की ओर प्रवाहित होगा। यानी उष्मा जो होता है वो ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होता है। तो उष्मा का प्रवाह का कारण क्या होता है, ताप में अंतर। उष्मा के प्रवाह का कारण क्या होता है, ताप में अंतर। इस बात को भी याद रखेंगे। आगे की ओर चलते हैं और देखिए यहाँ पर कहता है कि डैश अम्लगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, टंगस्टन, एल्युमिनियम, पारा या लोहा। अम्लगम बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो अम्लगम जो है वो आपको पता होगा ये पारा से बनता है। किससे बनता है, ये पारा से बनता है। अब ज़रा इसका भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो जो डेंटिस्ट होते हैं, कौन, डेंटिस्ट,
डेंटिस्ट जो होते हैं ये अम्लगम का प्रयोग करते हैं, अम्लगम का प्रयोग करते हैं। दांत के जो चिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं, अम्लगम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावे अगर बात करें हम तो ये जो अम्लगम होते हैं ये किन किन चीज़ से बन सकते हैं, और यानी ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड अम्लगम, इसका दूसरा जो इसका प्रकार है वो हो सकता है सिल्वर अम्लगम, इस प्रकार से ये अम्लगम हो सकता है, सोडियम अम्लगम, पोटेशियम अम्लगम, एल्युमिनियम अम्लगम। तो इस प्रकार से ये हो सकते हैं। और ये पारा को छोड़कर इसमें क्या होता है कि ये जो है ये पारा जो होता है ये केवल लोहा को छोड़कर सभी धातु के मिश्रण से बन सकते हैं। लोहा के छोड़कर ये प्रायः सभी धातु के मिश्रण से ये अम्लगम बनता है। पारा के साथ आप गोल्ड मिला दीजिए फिर बन सकता है, सिल्वर मिलाइए फिर बन सकता है, पोटेशियम मिलाइए फिर ये बन सकता है, लेकिन आयरन के साथ पारा जो है वो अम्लगम नहीं बनाता है। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कस जो हमने ये सारे प्रश्न किसे किए। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।